बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी पीछे हमने 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो रही होती है, या जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो रही होती है, उसमें इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये जो कन्वर्जन है एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी, ये आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हमने अर्थ से किसी हाइट एज के ऊपर रखा हुआ, ये देखिए, ठीक है। इसकी ये जो इनिशियल पोजीशन है इसको हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, और ये जो है ए पॉइंट पर रेस्ट पर है। फिर हमने क्या किया, इस बॉडी को ड्रॉप किया, छोड़ दिया। ड्रॉप करते करते इसने ये सारा पाथ कवर किया और जाकर ग्राउंड से हिट कर ये जो ग्राउंड से हिट किया है उस पॉइंट को हमने पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा, सेंटर में हमने एक और पॉइंट ले लिया बी, और इस सेंट्रल पॉइंट पर जो है हमने कहा है ये जो बी पॉइंट है इसका इनिशियल पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो x है। तो अगर हम बी पॉइंट का ग्राउंड से डिस्टेंस लें तो वो टोटल हाइट यानी h में से x माइनस x कर देंगे, तो जाहिर है बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा, तो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक इनिशियल, एक फाइनल और एक कोई सेंटर से थोड़ा सा हटके मैंने एक पॉइंट ले लिया है बी, ठीक है। इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर हम एनर्जीज की वैल्यूज देखेंगे और देखेंगे किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। पॉइंट ए के ऊपर देखें क्या है। पॉइंट ए के ऊपर जो कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेशक रेस्ट पर है, लेकिन उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट से कोई ना कोई हाइट मौजूद है, ठीक है। तो उसके पास जो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऑब्जेक्ट चूंकि रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो गई पॉइंट ए की, ठीक है, विच इज इक्वल टू mgh। अब जो हमारा मिडल पॉइंट था बी, उस पर हम कैलकुलेशन करने लगे। तो देखें बी पॉइंट पर चूंकि अर्थ से ऑब्जेक्ट की हाइट h माइनस एक्स है, तो इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh माइनस एक्स, ठीक है। अब खाली h नहीं होगी क्योंकि अब डिस्टेंस h माइनस एक्स है, तो h माइनस एक्स हो जाएगी। और सपोज इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो vb है, मूव कर रहा है ना, तो कोई वेलोसिटी vb हम ले लेते हैं। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ mvb स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो है देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो मोशन है उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2g's। ए की जगह जी लगाया क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन हो रही है। अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो जाहिर है वी बी है, और जो डिस्टेंस है जो ए से लेकर बी तक है वो x है। ये सारी चीजें से क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। यहाँ से हम वी बी स्क्वायर की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, वी बी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा mgx, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आई थी वो थी mg इंटू एक्स माइनस एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो आई है mgx। इन दोनों को ऐड करते हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए, ये आ गया, इसको खोलें, ये हो जाएगा mgh, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस mgx, और ये हो गया प्लस mgx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
एंड यू आर लेफ्ट विद mgh। तो आपने देखा कि पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो है mgh। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पॉइंट बी की एनर्जी आ गई। ये जो लास्ट पॉइंट है सी, जब ये जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है उस वक्त जो हमारे पास एनर्जी है वो देखते हैं। ठीक है, अब जब जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला है तो जाहिर है उसकी हाइट जो है वो जीरो हो गई है, और जब हाइट जीरो हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको नजर आ रहा है पॉइंट सी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, ग्राउंड को हिट करने से पहले ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी और उसको हमने वीसी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आ, हमारे पास इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बन जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब हमने वी सी फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था कि ए से सी तक की मोशन लेंगे, उसके ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी जो कि पॉइंट ए पर थी वो तो जीरो थी, और फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट किया जिसको हमने वी सी कहा है, और एस ए से लेकर सी तक जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, ये देखिए ए से लेकर सी तक का वो एच है। ठीक है, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा इस सिचुएशन में दैट विल बी एच। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या देती है, वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें वी सी स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं, टू जी एच हमारे पास आ जाएगा एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर एम जी एच हो गई। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी जो है वो क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने तीनों पॉइंट्स की एनर्जीज फाइंड कर ली। अगर फिगर पर दोबारा जाएं जिसके ऊपर एनर्जीज मेंशन हुई हुई है, तो देखिए ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सी पॉइंट पर आकर वो बिल्कुल इन्वर्ट हो गई है, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी ना ए पर, अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है पहले mgh थी, तो एंड पर आकर जो है वो क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई है। तो यहाँ से हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो आ रही है वो दोनों केसेस में जो है वो, तीनों केसेस में जो है वो mgh आ रही है। इसी तरह आप और डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं, इस पर आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास mgh ही आएगी। तो यहाँ से जो है हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये थी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में जो है हमने एक और चीज़ देखी कि टोटल एनर्जी जो है कोई भी पॉइंट आप ले लें वो कांस्टेंट है। ठीक है, actually when a body falls its velocity increases, that is the body is being accelerated under the action of gravity. The increase in velocity results in the increase in its kinetic energy. On the other hand, as the body falls, its height decreases and hence its potential energy also decreases. तो अभी जो हम सिचुएशन देख रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर mgh हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है एनर्जीज जो है वो एक्सचेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, एक और हमने फिगर लिया है 4.12, उसमें देखिए कि हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पर जो वेलोसिटी है वो v1 कह दी है। अब आप समझ लें मिड वे हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, v1 कह दिया इनिशियल पॉइंट को, और फाइनल पॉइंट को या दूसरा पॉइंट जो है उसको हमने v2 कह दिया। v1 पर जब ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट h1 है ग्राउंड से, और जब v2 वाली सिचुएशन है तो उस वक्त हाइट जो है वो h2 है।
तो इस दौरान अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg(h1 - h2), क्योंकि हाइट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, ज्यादा हाइट पर है ना, और हाइट 2 पर मिनिमम होगी, कम होगी, तो mgh2 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² v2² माइनस हाफ mv1², जिसमें से हाफ m हमने कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे रिजल्ट निकले हैं। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये सारी सिचुएशन हमने तब डिस्कस की है जब फ्रिक्शनल फोर्स को हमने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है वर्क डन करने में अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन है तो जाहिर है जब मोशन होगी तो उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बाकी बचती है वो mgh में से आप वो वाला वर्क डन निकाल दें जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल f कह रहे हैं ना, और वो किसी हाइट h के थ्रू ड्रॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी mgh माइनस fh, ठीक है। और ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है जो चेंज आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, mgh माइनस fh इक्वल्स टू हाफ mv², और इसको अगर fh को आप दूसरी तरफ ले जाए तो आपके पास ये इक्वेशन 4.20 बन जाती है। तो लिहाजा जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। दिस वाज द इंटरचेंज इन interconversion of या interchanging of potential energy and kinetic energies, ठीक है। और साथ जो हमने एक और रिजल्ट डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, अभी का टॉपिक बस यही तक था। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी पिछले टॉपिक में हमने देखा कि जहाँ हमें कन्वर्जन नज़र आ रही थी, इंटरचेंजिंग नज़र आ रही थी एनर्जीज की, पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में, वहीं हमने एक और रिजल्ट निकाला था कि हर केस में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व थी, mgh के बराबर आ रही थी। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। The kinetic and potential energies are both different forms of the same basic quantity, that is mechanical energy. Total mechanical energy of a body is the sum of the kinetic energy and potential energy. Our previous discussion of a falling body, potential energy may change into kinetic energy and vice versa, but the total energy remains constant. Mathematically, total energy equals to potential energy plus kinetic energy equals to constant. तो यही रिजल्ट हमने पिछले एग्जांपल में निकाला था जब एक बॉडी फॉल कर रही थी, कि दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रही है, लेकिन जब हमने ओवरऑल सम देखा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, mgh के बराबर आ रही थी। This is a special case of the law of conservation of energy, which states that energy cannot be destroyed, it can be transformed from one kind into another, but the total amount of the energy remains constant. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसकी अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, ये एक काइंड से दूसरी काइंड में ट्रांसफॉर्म जरूर हो जाती है, लेकिन इसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो जो बेसिक लॉज हैं फिजिक्स के, उनमें से एक है। हम डेली लाइफ में बहुत से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो देख रहे होते हैं कि एनर्जी एक वो फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन है आपस में, ठीक है। लेकिन इन सब में क्या होता है, इन सब एनर्जी ट्रांसफर में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाती है, कभी हीट की फॉर्म में, कभी साउंड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पिछली एग्जांपल ली थी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की,
उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कुछ पार्ट हीट में और साउंड की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी की अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में वेस्ट भी होती है, लॉस्ट होती है। तो इस तरह से जो है हमारा एनर्जी का कुछ पार्ट हमेशा हर केस में जो है वो कंज्यूम होता है, ठीक है। और इसीलिए हमें जो है नए एनर्जी सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है उसकी कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।